नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जो बहुत लोगों की ज़िंदगी में आता है। ऑलमोस्ट हम सब लोगों की ज़िंदगी में आता है। जो भी थोड़ा भी रुपया पैसा कमाते हैं उसमें डील करते हैं और ख़ास करके कैश में कमाते हैं। तो जब से डिजिटाइजेशन का ज़माना आ गया है, प्लास्टिक मनी शुरू हो गया है, इवन हमारी सरकार भी एनकरेज कर रही है कि हम थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ही पैसे में डील करें और कैश में कम से कम या ना के बराबर ही डील करें। तो ऐसे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि हमें कितना कैश रखना चाहिए, किस पर्पज़ में कितना कैश हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना अलाउड है। ऐसा ना हो कि कैश यूज़ करने की वजह से हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इस तरह की एजेंसीज हमारे पीछे लग जाएं बिना किसी गलती हो के भी। तो इसलिए लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और आज मैं इसमें से कुछ बातों का जवाब देने वाली हूँ जितनी नॉलेज मुझे है। आप इसमें आगे भी वेरीफाई कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन फिर भी एहतियातन जो बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए उतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी ताकि आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो सके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपसे मिस ना हों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कितना यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे क्योंकि मेरे मैक्सिमम वीडियोस जो हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। और हमारे देश में खास करके नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में लोगों को होती है कि हम कैश में डील कर रहे हैं तो कितना करना चाहिए, कैश में लेने से हम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी प्रॉपर्टी की सेल या परचेज में आप मैक्सिमम 20,000 रुपये तक कैश दिखा सकते हैं। आपकी सेल डीड में 20,000 रुपये तक का कैश दिखाया जा सकता है। इससे ज़्यादा अगर कैश जो सेलर है, जो बेचने वाला है, वो अगर इससे ज़्यादा कैश लेता है तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। उस पर 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश लेने पर उस पर 100% तक की पेनल्टी होती है, यानी कि जितने पैसे उसने कैश में लिए हैं वो सारे जब्त हो जाएंगे। अगर हम लोन रीपेमेंट की बात करें, अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए कोई लोन लिया है तो उसमें भी जो कैश में रीपे करने की, वापस देने की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20,000 रुपये है। अब ऐसे में बहुत लोगों का सवाल आता है कि जी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त पूरे पैसे तो अपने पास हो ही नहीं पाते हैं। कई बार तो हम टुकड़ों में दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जानने वालों से उधार लेते हैं और वो भी थोड़ा थोड़ा कैश में दे देते हैं। तो कई बार कैश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो 20,000 से भी ज़्यादा होता है। तो उसमें हम क्या करें? तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों रिश्तेदारों से जो आप कैश में ले रहे हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट क्यूमुलेटिवली यानी कि सब मिलाकर के 2 लाख रुपए है, जिसे कि आपको कायदे से अपने बैंक में डालना चाहिए उस पैसे को और जो आपने उधार में लिया है। और फिर जब आप सेलर को यानी कि बेचने वाले को पे कर रहे हैं तो अपने बैंक से पे करें। तो ये एक सही तरीका होगा। अब बात करते हैं कि घर में कितनी नकदी रखी जा सकती है। इसके लिए भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि जी हमारी तो छोटी सी दुकान है, रोज़ कैश में पैसा आता है, हम कैश को घर पे रख लेते हैं। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, कितना रख सकते हैं घर में? तो देखिए, बेसिकली घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी चाहे कैश रख सकते हैं, बशर्ते आप उसे प्रूव कर सकें कि उसका सोर्स क्या है और आपने उस पर सही टैक्स भरा है कि नहीं भरा। आप काला पैसा तो नहीं जमा कर रहे हैं, आप सरकार का टैक्स बचाने के लिए तो अपने पास छुपा के कैश जमा नहीं कर रहे हैं। ये आपको प्रूव करना होगा अगर आपके घर रेड पड़ जाती है तो। अब सपोज कीजिए कि आप अपना जो टैक्स है वो 5 लाख रुपए एनुअल इनकम का भरते हैं, लेकिन जब आपके घर रेड पड़ती है तो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो इस तरह से इतने ज़्यादा डिफरेंस को जस्टिफाई करना ही पॉसिबल नहीं होता और ऐसी नकदी को घर में रखना खतरनाक भी है। तो आप उतना ही कैश रख सकते हैं जितना आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जो कि या तो आप ये जस्टिफाई कर सकें कि ये पैसा आपने कैश में कमाया लेकिन आप इसका टैक्स भर रहे हैं, या फिर आप उसका सोर्स बता सकें कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो अगर ये चीज़ें आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो घर पे रखने वाले पैसे की कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही पैसा रखना है। अब बात करते हैं कि बैंक्स में कितना कैश में जमा करवाया जा सकता है या
कितना निकाला जा सकता है, कैश में विड्रॉ किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे में जो एक सिंपल रूल है कि 50,000 से ज़्यादा रुपए अगर आप सेविंग्स बैंक, पहले हम सेविंग्स बैंक अकाउंट की बात करते हैं, कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा रुपए कैश में जमा करवा रहे हैं बैंक में, तो आपका पैन कार्ड होना मस्ट है। आपका पैन नंबर अटैच होगा तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा एजेंसीज को कि आप ज़्यादा कैश जमा करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप निकालते हैं तो 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ की रकम अगर आप निकालते हैं तो पहले तो ऑटोमेटिकली बैंक के सोर्स पे ही आपका 2% से 5% तक TDS डिडक्ट हो जाता है, दैट इज टैक्सेशन डिडक्टेड एट सोर्स। एंड उसके अलावा जो एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनती है बैंक की, उसमें आपके नाम की एंट्री हो जाती है, तो हर एजेंसी को पता चल जाता है कि आपने इतना पैसा कैश में निकलवाया। वहीं जिसकी रेगुलर इनकम कैश में ज़्यादा है और उसे रेगुलरली कैश में ज़्यादा जमा करवाना पड़ता है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो सेविंग्स अकाउंट ना खुलवाए, वो करेंट अकाउंट खुलवाए। जो व्यापारी होते हैं जिनकी कैश की कमाई है, वो बेहतर है कि वो करेंट अकाउंट से डील करें, जिसमें कैश जमा करवाने में ज़्यादा आसानी है, उसकी लिमिट ज़्यादा होती है। और उनकी जो लिमिट है सेविंग्स बैंक अकाउंट में, अगर 10 लाख तक आप मैक्सिमम जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं, उससे 10 लाख से ऊपर होते ही आपकी जो है एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में एंट्री हो जाती है। वहीं जो करंट अकाउंट है उसकी लिमिट 50 लाख है कि 50 लाख से ऊपर अगर उनके कैश में डिपॉजिट होते हैं तो एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में उनकी एंट्री हो जाती है बैंक के। नेक्स्ट जो है दोस्तों उसकी बात करें तो वो है मैरिज, यानी कि शादी। शादी में कितना कैश खर्च कर सकते हैं, तो ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बिकॉज हमारे देश में शादियों में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की बात करें, हमारे एजेंसीज़ की बात करें, तो आप एक शादी में कैश में जो है मैक्सिमम 2 लाख तक रुपया खर्च कर सकते हैं। सपोज आपको किसी केटरर को देना है, किसी शामी आने वाले को देना है, या जिसको भी देना है, तो आप कैश में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको खर्च करना है तो आप उनको चेक के थ्रू ही दें, आप उनको ऑनलाइन पेमेंट ही करें। अब अगर शादियों में खर्च की बात आती है तो उसमें मिले गिफ्ट्स की भी बात होती है कि गिफ्ट्स तो बहुत आते हैं, अब इसका हिसाब कैसे रखा जाए। तो देखिए, जनरली जो शादियों में गिफ्ट है उसको मिलने की कोई लिमिट नहीं है, आपको कितने भी गिफ्ट मिल सकते हैं। कैश में कई लोगों से बहुत सारे गिफ्ट भी मिल सकते हैं, गोल्ड भी मिलता है, कैश भी मिलता है। लेकिन जिस एक सिंगल व्यक्ति से अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा का कैश मिलता है, या फिर आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में सोना गोल्ड मिलता है, ज्वेलरी मिलती है, तो ऐसे में मेरी सजेशन रहेगी कि उनसे कोई गिफ्ट डीड आप साइन करवा के रख लें कि उन्होंने ये चीज़ आपको गिफ्ट में दी है। चाहे तो वो नोटरी ही क्यों ना हो, रजिस्टर्ड ना सही, वो नोटराइज्ड गिफ्ट डीड ही सही, लेकिन उनसे गिफ्ट डीड साइन करवा के रख लें, ताकि कभी 10 साल 20 साल बाद भी आपके घर में उतना कैश या आपकी ज्वेलरी मिले तो आप उसे जस्टिफाई कर सकें कि आपको शादी में मिला हुआ गिफ्ट है, जिस पे की लिमिट नहीं थी। इसके अलावा शादी के अलावा के जो इवेंट्स होते हैं, यानी कि सपोज आपके घर में उपनयन संस्कार है, जनेऊ है, कोई और बर्थडे है या कोई और इवेंट है, तो ऐसे में जो मैक्सिमम लिमिट है जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक दे सकते हैं, और जो नॉन रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं वो मैक्सिमम 50,000 तक कैश में दे सकते हैं। इससे ज़्यादा का जो इनकम आएगा, इससे ज़्यादा का जो गिफ्ट आएगा, वो आपके टैक्सेबल इनकम में आ जाता है। तो दोस्तों ये था कैश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा आपके भी कोई कमेंट्स हो, आपकी भी कोई सजेशंस हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।